ठीक ठीक। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिकेट मंत्रा पे। और आज हम यहाँ पे आ गए हैं मैच रिपोर्ट लेके। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। तो जैसा सभी ने देखा होगा, पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त मिली है न्यूजीलैंड द्वारा। एंड अब उनका इंडिया के अगेंस्ट एक डू डाई मैच हो चुका है। तो इसमें क्या ख्याल है आप लोगों का? अंबर, आपसे अगर स्टार्ट करा जाए, कहाँ चीज़ें पाकिस्तान के लिए गलत गई? टॉस में वो चीज़ें कुछ गलत हुआ कि टीम सिलेक्शन में गलत हुआ कि वो बहुत ही मीडियोकर बैटिंग रही कि बॉलिंग अच्छे से नहीं कर पाए? कहाँ पे पाकिस्तान लैग करा है इस मैच में? जी, पाकिस्तान ने टॉस जरूर जीता और उन्होंने बल्लेबाजी ना करके गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उनको लगा कि इस कराची के विकेट पे चेस करना आसान होगा। जिस तरह से उन्होंने 350 रन के करीब चेस किए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इसलिए उन्होंने फिर से गेंदबाजी ही चुनी। और मुझे लगता है ठीक डिसीजन भी था बॉलिंग करना, क्योंकि जैसा एक्सपेक्टेड था कि कुछ ड्यू आ सकती है बाद में। और चेजिंग के लिए ग्राउंड फेवरेबल है, इसलिए उन्होंने चेस करना चुना और अर्ली ऑन विकेट्स भी लिए। लेकिन जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम रही है पिछले 1 डेढ़ साल से, हमने देखा है कि शुरुआत के 3 4 विकेट तो वो गिरा देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको विकेट लेने में परेशानी होती है और डेथ में बहुत मार पड़ती है। इसलिए आज भी टोटल 300 प्लस एक्सीड कर गया। क्या ये और ओवर ऐसा डिपेंडेंट है शाहीन अफरीदी के पहले 3 4 ओवर लिए? जी, अर्ली ऑन विकेट्स मिले उनको, लेकिन जो इनका लगातार प्रॉब्लम रही है लास्ट एशिया कप से हम देखें कि जहाँ 3 4 विकेट उन्होंने गिरा दिए तो उसके बाद वो नहीं विकेट ले पाते हैं मिडिल ओवर्स में। वही प्रॉब्लम इस मैच में भी कंटिन्यू रही। डेथ में बहुत रन्स लीक कर दिए और जब बैटिंग करने आए तो फकर जमान ओपन कर नहीं सके, जिसकी वजह से उनकी इनिंग्स को कोई भी मोमेंटम मिला ही नहीं। और बाबर आजम पता नहीं आज किस तरह से इनिंग्स खेल रहे थे, ऐसा बिल्कुल फॉर्म में नहीं लगे। और अपनी ही टीम को ऐसा लग रहा था कि वो अपने बल्लेबाजों पे और प्रेशर बनाते गए और एक एंड से विकेट गिरते गए उनके इस धीमी बल्लेबाजी की वजह से। जैसे आपने लोग फकर जमान ओपनिंग नहीं कर पाए, उनके मैच के पहले ही ओवर में उनको इंजरी हो गई थी। क्या ग्राउंड्स रेडी है? तो कि अभी हम इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखेंगे जो कि बहुत सॉफ्ट ग्राउंड्स में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स। सो उनके प्लेयर्स के लिए ये कंसर्न की बात है। जी, ग्राउंड इशू से ज्यादा आई गेस कि फकर जमान एज एज वो फिट नहीं महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऑप्ट आउट किया। कि वो बाद में एंड में आए जरूर थे फील्डिंग करने, लेकिन इतनी देर हो गई थी कि उनको मिनिमम 20 25 मिनट बाहर बैठना पड़ा। उस दौरान 2 विकेट गिर गई और पाकिस्तान को फिर मोमेंटम मिला ही नहीं उनकी इनिंग्स में। ऐश्वर्या कुछ शब्द बाबर आजम की 50 के ऊपर? अब मैं क्या कहूँ, मैं बस यही कहूंगा, खूब लड़ा मर्दाना, पर अंत तक ना पहुंचा पाया। अब मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान को इससे उभरना है तो उन्हें सबसे पहले बाबर आजम को अपनी टीम से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप देश के लिए नहीं खेलेंगे और अपने लिए खेलते रहेंगे, देखिए, मुझे लग रहा था कि बाबर आजम ने बहुत पहले ही गिव अप कर दिया। आज वो नए रोल में ओपनिंग करने आए साउथ शकील के साथ। तो पहले 10 ओवर में जो मैच 40 ओवर में 321 रन चेज करने का था, वो 40 ओवर में 300 रन चेज करने का बन गया। पहली चीज तो ये, आपने पहले 10 ओवर में कुछ किया ही नहीं। जहां पे आजकल की टीम पहले 10 ओवर को मैक्सिमाइज करती है, अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, तो उनका हमेशा कोशिश रहती है कि 80 रन वो लगा पाए, 70 से 80 रन पहले 10 ओवर में। और यहाँ पे आप देखें तो महज 21 रन पहले 10 ओवर में। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान मैच वहीं हार चुका था, क्योंकि सबको पता था कि अब इतना पेस करने वाला कोई और बल्लेबाज है नहीं। दूसरी गलती उनसे इतनी हुई, जब बाबर आजम इतना लंबा खेल गए, तो मेरे ख्याल से वहीं पे मैच फाइनल हो गया था कि जितना लंबा बाबर आजम खेलेंगे उतना ही पाकिस्तान गेम से बाहर होता जाएगा, और आखिरी में वही हुआ। मुझे तो लग रहा था कि शायद आस पास भी नहीं पहुंचा, लेकिन जब बाद में सलमान आगा आए, उन्होंने जिस तरह बैटिंग करी, उसके बाद इंटेंट एक आजम। और जी, खुशदिल शाह। हाँ, खुशदिल शाह स्पेशली जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी, तब मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल मारने वाली पिच है, काफी कुछ हो सकता था इस पे अगर उनके मेन बैट्समैन ने इंटेंट दिखाया होता। पर मुझे लगता है इंटेंट की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी है बाबर आजम में, जो कि क्लियरली बार बार देखा है हमने। तो जी हाँ, किंग है वो पाकिस्तान के, विराट कोहली से बड़े बल्लेबाज कहे जाते हैं। तो भाई, आपको आपका बड़े बल्लेबाज मुबारक। और फिर आप सभी टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहिए। मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान का कोई क्वालिफाई होने का चांस भी है। तो क्योंकि अब मुझे लगता है जिस तरह से वो आज खेलें, अगर उसी तरह से खेलेंगे तो महज 10 15 ओवर का मैच होगा जो देखने लायक होगा, भारत वर्सेस पाकिस्तान में। जो कि आप इंडिया की ही बैटिंग देखना चाहेंगे, पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं। वरना तो कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में।
जैसे कहते हैं क्रिकेट में कैचेस विन मैचेस, तो शिखर आपका क्या ख्याल है जो ग्लेन फिलिप्स ने कैच पकड़ा था रिजवान का? जी जी, ग्लेन फिलिप्स तो इस एरा के सबसे अच्छे फील्डर हैं। उनकी फील्डिंग तो क्या ही कहना। आज के मैच में मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। उनने शुरुआत में डेवॉन कॉनवे और केन विलियमसन का विकेट ले लिया था जल्दी। मैच में वो लोग के पास अच्छी होल्ड थी। बीच के ओवर्स में न्यूजीलैंड भी नॉर्मल क्रिकेट खेल रही थी, पाकिस्तान को भी ज्यादा विकेट नहीं मिली। एक डैरिल मिचेल की मिली थी। मैच ठीक पेस पे चल रहा था। उसके बाद डेथ ओवर्स में, लास्ट के 15 ओवर्स में, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। पाकिस्तान की वीक डेथ बॉलिंग भी वहां पे एक्सपोज हुई। बैटिंग एंड से मेरे ख्याल से बाबर आजम ने ही पूरा कल्प्रिट बने हैं पाकिस्तान के। आज बाकी सबने ही देखिए, कोशिश करी थी। आपने बात कही कि कैचेस विन मैचेस, बट अगेंस्ट पाकिस्तान ड्रॉप कैचेस आल्सो विन मैचेस। देखिए, कैच छूटा था वहां पे मेरे ख्याल से डेविन कॉनवे के हाथ से, हाँ, लेकिन बैटिंग फखर लाइनअप जमान भी का, ऐसा है कि कुछ हो नहीं पाया। तो फखर जमान का कैच पाकिस्तान के पकड़ा खिलाफ था। तो कैचेस विन मैचेस नहीं कह सकते। सही बात है, and वो कैच भी रिजवान का ही था जो ग्लेन जी वही, फिलिप्स है। मैच 19 गेंद में मेरे ख्याल से 3 रन बनाए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 14 गेंद आप देखिए, में बनाया, 14 गेंद टॉप में तीन तीन बस। बल्लेबाज 14 रन तीनों थे। का यही हाल था। साउथ शकील आए, उन्होंने 20-25 गेंदें खेली। उनको 20 मिनट फिर मिला था, फकर पर वो 20 बॉलें भी टॉप नहीं खेल चारों का पाए। ही था। फकर जमान ने भी बहुत धीरे इनिंग खेली थी आज। अगर जमान का इंटेंट दिखा, लगा कि उन्होंने कोशिश की, बहुत तकलीफ में थे जब वो खेल रहे थे, लेकिन जी उनकी हाँ, स्ट्राइक देख के लग रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं रन बनाने की। एक्चुअली वो कि उनको लग रहा बेसुल था का कि ओवर नहीं, निकाल मैच रहे थे। लड़ाया जा सकता है। जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाकी तीन बल्लेबाज क्या करने आए थे, मुझे नहीं पता। आई गेस पाकिस्तान 200 रन भी अगर ना बना पाता, अगर सलमान आगा का वो इंटेंट ना दिखता स्टार्टिंग में, तभी फिर बाबर आजम ने भी एक दो शॉट्स ट्राई करे, बट वो लकी नहीं रहे। जैसे उन्होंने एक बड़ा शॉट मारने का ट्राई करा, वो कैच आउट हो गए थे। तो ये है है। तो किंग है वो, उनके साथ स्किल्स का इशू है, इंटेंट का इशू नहीं है। वो चाह के भी रन नहीं बना सकते, मुझे वैसा लगने लगा है। उनसे बेटर इंटेंट तो आई गेस हरीश और नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने दिखाया था। तीनों ने कप में एक एक छक्का तो मारा है। और न्यूजीलैंड क्या कंप्लीट टीम मेंबर, इंडिया के बाद या फिर इंडिया से ऊपर हो? क्या न्यूजीलैंड एक कंप्लीट टीम है एंड वन ऑफ द। डेफिनेटली, इस पे हमने कल भी बात की थी कि न्यूजीलैंड एक बहुत प्रोफेशनल टीम है, और जब भी किसी टूर्नामेंट में आते हैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ आते हैं। और आज भी उनके 3 विकेट जल्दी गिरे, लेकिन उन्होंने पैनिक नहीं किया जैसे कि कोई कभी इंडिया कर देता है या बाकी टीमें करती हैं साउथ अफ्रीका की तरह। उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया, और एंड में जब उनको लूज बॉल्स मिली तब जाके उन्होंने एक्सेलरेट करने की कोशिश करी। और विल यंग जो कि एक यंगस्टर है, उन्होंने लाजवाब इनिंग्स खेली। टॉम लेथम भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन बड़े स्टेज पे आके आज उन्होंने भी परफॉर्म किया। ग्लेन फिलिप्स के फॉर्म का इस्तेमाल किया और एक बड़ा टारगेट लगाया। और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी, ये देखने वाली बात थी कि कराची के फ्लैट विकेट पे भी जिस तरह से उन्होंने स्लो बॉल किया, जहां देखा कि विकेट में हल्की सी मदद है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसका यूज किया मिचेल सैंटनर ने। टॉस पे हमने देखा था, रिजवान ने बोला था कि ड्यू हो सकती है तो हम पहले बॉलिंग करना चाहते हैं। वहीं पे न्यूजीलैंड का एक सेट प्लान था, उन्होंने टॉस पे बोला था कि हम पहले बैटिंग करके ही पहले बैटिंग करना ही चाहते हैं। एंड ये फोर्थ ओकेजन है जहाँ पे न्यूजीलैंड पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में जीता हुआ है। आज तक आई गेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच न्यूजीलैंड से नहीं जीत पाया है। तो जी, रिजवान की कुछ चीजों का तो मैं फैन हूँ, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा था, या तो विन है या लर्न है। तो मैं ये तो जान चुका हूँ कि वो बहुत कुछ सीख चुके हैं अब तक इन मैचेस को हार के। बस आज भी उन्होंने जो सीखा वो दिखाया उन्होंने, कि हारने के बाद बहाना क्या मारना है। तो मैं सुन रहा था आफ्टर द मैच, ही सेड कि उनके पास एक्स चैंपियनशिप, मतलब वो पहले चैंपियंस रह चुके, उसका बहुत प्रेशर था। डिफेंडिंग तो इस चैंपियंस वजह का। से वो एक्स्ट्रा प्रेशर लेके वो आज हार गए। तो अगर यही सही रीजन है, तो मुझे लगता है बहुत सी हार आनी बाकी है अभी। सो अब उनका अगला मैच इंडिया से, जो कि एक नॉकआउट मैच है। सो उसका भी एक एडिशनल प्रेशर होगा। जी हाँ, अगर पाकिस्तान आज मैच जीत जाता तो वो कॉन्फिडेंस में जाता, तो मुझे लगता था एक टक्कर का मैच हो सकता था। पर अब वो जाएंगे एक डू और डाई मैच में, और ऊपर से वो देख के जाएंगे कि इंडिया वाले आजकल कैसी बैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और ऊपर से अब उनका होम ग्राउंड भी नहीं है। एक जो चीज उनको फेवर करती कि पाकिस्तान में मैच है, तो वो वहां पे हार चुके हैं। अब उन्हें दुबई में जाना है, एक न्यूट्रल वेन्यू है दोनों टीम्स के लिए। तो मुझे लगता है अब बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए। अब एक करिश्मा ही उन्हें जिता सकता है भारत से, तो कि भारत प्रेशर में आके बैटिंग अच्छी ना कर पाए, यही एक
कारण हो सकता है अगर कल भारत 23 तारीख को भारत हारता है तो। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्होंने आज अपना फोर्थ बॉलर जो है नेथन स्मिथ, उसको उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करा। क्या न्यूजीलैंड के लिए एक ये वीक पॉइंट है कि उनका फिफ्थ बॉलर जो होता है वो नेथन स्मिथ और आपका ग्लेन फिलिप्स होते हैं। एंड इंडिया इज़ नोन कि वो मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन्स बनाते हैं, तो एक फिफ्थ ओवर जो फिफ्थ बॉलर उसको इंडिया अच्छे से खेल सकता है। न्यूजीलैंड की एक ये वीकनेस मुझे जो दिख रही है, क्योंकि आज ग्लेन फिलिप्स को भी क्लीनर्स के लिए लिया गया था सलमान आगा की तरफ से। तो क्या एक प्रॉब्लम। देखिए, जब आपके पास फिफ्थ या सिक्स बॉलर अच्छा नहीं होता है तो आप एक ही काम कर सकते हैं कि आप ऊपर से विकेट गिराते हैं। जो आपके मेन बॉलर्स हैं वो इतना रोक लगाएं कि बैट्समैन प्रेशर में रहे एक पार्टनरशिप के, और वो ज्यादा हिट पे ना जाए, और आप उस टाइम पे अपने फिफ्थ या सिक्स बॉलर को यूज कर पाए। हम्म। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके टॉप ऑर्डर बॉलर्स ही नहीं ले पाएंगे विकेट, तो जरूर आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है आने वाले ओवरों में। तो मेरे ख्याल से जो फेज होता है 20 से 40 ओवर का, उस बीच में अगर विकेट्स हैं किसी बैटिंग टीम के हाथ में, तब फिर आपके बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है विकेट निकालना। और फिर उस ओवर में भारत अक्सर एक्सलेट करता है, श्रेयस अय्यर उन फेज में खेलते हैं, और श्रेयस अय्यर का जैसे कि देखा गया है वो स्पिन को बहुत अच्छा टेक ऑन करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी प्लस पॉइंट रहेगा जब भी मैच होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित से पूछा गया था कि क्या आप पाकिस्तान को स्पिन खेलने की कुछ एडवाइस दे सकते, तो उन्होंने बोला था कि जब मैं कोच बनूंगा तो मैं जरूर दूंगा। तो आज भी वो कमी पाकिस्तान में दिखी, वो स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे थे, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स जैसे पार्ट टाइम बॉलर ही क्यों ना हो। सो इस पर क्या टेक जी रहेगा हाँ, आप लोगों का। अक्सर किंग लोग स्पिन के खिलाफ ही फंसते हैं, फिर चाहे वो भारत के किंग हो या पाकिस्तान के। ये तो हमने कई बार देखा है। अम्बा, इस पे आपका क्या ख्याल है ये कि। मुझे लगता है पाकिस्तान के स्पिन खेलने की एबिलिटी पे हमेशा से क्वेश्चन रहा है। लास्ट ईयर 23 वर्ल्ड कप में भी देखा था बाबर रिजवान जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स को स्लो डाउन कर दिया था, जिसका इफेक्ट बाकी बल्लेबाजों पे पड़ा था। और हमने कई बार देखा है कि वो स्पिन पे उस तरह से अटैक नहीं कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक फकर जमानी उनके पास उस तरह के बैट्समैन है जो स्पिन को अपनी तरफ से अटैक कर सकते हैं। बाकी बाबर आजम के पास स्पिन के अगेंस्ट उतनी शॉट्स है नहीं, स्पिन के अगेंस्ट उनका एवरेज भी काफी नीचे गिर जाता है। और ना उनके पास स्वीप शॉट है। रिजवान हालांकि स्पिन अच्छी खेलते हैं, स्वीप शॉट है उनके पास, बट ओवरऑल मिडिल ऑर्डर में देखें तो स्पिन खेलना एक उनके लिए हमेशा चैलेंज रहा है। इसी पे फॉलो अप क्वेश्चन रहेगा कि लाइक हमने इंडिया को भी देखा है कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पिन इन टेस्ट में नहीं अच्छी है, वनडे में तो ऑल्दो दे परफॉर्म वेल। तो क्या ये सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स को क्या हो रहा है जो स्पिन अच्छा नहीं खेल रहा? अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, जब सचिन खेलते थे, इंजमाम थे, एंड आपके श्रीलंका से सनत जयसूर्या थे जो कि स्पिन बहुत अच्छा खेला करते थे। सब क्या चेंजेस है डोमेस्टिक सर्किट में हो रहा है? सब कॉन्टिनेंट की पिचेस फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा बन रही हैं तो स्पिन खेलने की एबिलिटी लूज हो रही, तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो मुझे लगता है कि जितना T20 क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, इसलिए बैट्समैन ज्यादातर हिट मारने को देखते हैं रादर देन कि सिंगल डबल ले स्ट्राइक रोटेट करें और फिर खराब बॉलों पे शॉट खेले या फिर स्वीप शॉट पे इतना डिपेंड करें। मोर ऑफ बैट्समैन आजकल हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे खेलना प्रेफर करते हैं कि अगर उनके जोन में बॉल आएगी तो वो छक्का ही मारेंगे सीधा। जिस तरह से आप देखते हैं श्रेयस अय्यर खेलते हैं या फिर हेनरिच क्लासन खेलते हैं, जब वो अपने जोन पे आने का वेट करते हैं रादर देन जो बैट्समैन पहले जैसे सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली खेलते थे कि मेरिट पे खेलते थे, बॉल को हाथ से रीड करते थे। अब बैट्समैन उतना वेट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ बॉल को अपने जोन में आने का वेट करते हैं। अगर उनके जोन में आती है तो वो या तो हिट लगाते हैं रेंज हिटिंग, या फिर अगर बैट्समैन के पास उतनी रेंज नहीं है तो फिर वो स्ट्रगल करते हैं। जिस तरह से हमने देखा बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं, या कई बार विराट कोहली भी मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा उनका भी एवरेज या स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो या ऐश्वर कहाँ आप। देखें बाबर आजम को, जहां देखते हैं वो स्ट्रगल ही करते दिखते हैं मुझे। आज की पारी में भी मैं देख लूं, फिर चाहे वो पेस के खिलाफ हो चाहे स्पिन के। वो बस मुझे 90 गेंद का जो आज स्ट्रगल दिखा है, वो पीएसएल मुझे में लगा दिखे थे वहीं पे स्ट्रगल। 15 ओवर कम हो गए पाकिस्तान के। जी अगर उन्हें डेफिनेटली। 35 ओवर में चेस करने को दिया होता तो शायद वो एक अच्छा परफॉर्म कर पाते बाबर आजम के बिना। तो ऐश्वर एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि शाहीन अफरीदी के साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर वो पहले 3 ओवर में विकेट नहीं लेते तो वो विकेट लेस जाते हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है? इवन दो फिट देखिए, दिख रहे हैं, फिट दिख रहे हैं, बॉलिंग का पेस भी उनका आई गेस स्टार्टिंग 140s में फेंक रहे हैं, 135 138 तो रेगुलर फेंक रहे हैं। पेस उनका बढ़ा हुआ है लास्ट टाइम से। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? क्या बैट्समैन उनको अब पहले के मुकाबले रीड ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो, तैयार रहते हैं अंदर आती गेंदों के लिए, कि
क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि पिछले देखिए जब सीरीज में भी वो विकेट्स ले रहे थे, वो एंड पे ही विकेट ले रहे थे। वो डेथ ओवर्स में जब वो दो तीन छक्के खाते तो एक आधा आउट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जब बॉलर नया होता है तो वो अक्सर विकेट्स लेता है, चाहे बैट्समैन हो तो वो रन बनाता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो ज्यादा दिन आपके पास अगर कुछ आर्ट नहीं है तो आप ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। तो मुझे लगता है एक तो काफी ज्यादा एनालिसिस हो चुका होगा अब तक शाहीन अफरीदी के ऊपर, क्योंकि वो उनके मेन अटैकर बॉलर थे। फिर ऊपर से जब पिच में ज्यादा मदद नहीं होती, अब बॉल को स्विंग नहीं मिलता, तो मुझे नहीं लगता शाहीन अफरीदी कुछ अच्छा कर पाते हैं वहां पे। उनके पास और कुछ है ज्यादा। तो वही है, आखिरी में जब हर बैट्समैन हिट करने जाते हैं तो विकेट तो किसी को भी मिल सकती है। आप किसी पार्ट टाइमर को भी लगा देंगे तो विकेट तो वो भी निकाल के दे देगा आपको लास्ट में। तो वही है, अगर ऊपर से शाहीन अफरीदी विकेट नहीं ले पाएंगे तो मुझे लगता है उनके लिए काफी मुश्किल रहेंगे उनका 10 ओवर का स्पेल डालना भी। और शिखर, आपसे रहेगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग के एक और प्राइम बॉलर हैं हरीश राव। वो छोटी गेंद पे जी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, बैट्समैन पे अपने पेस से बीट करने की करते हैं, बट उसमें इवेंचुअली वो छक्का खा जाते हैं। जैसे आज हमने विल यंग को देखा, वो भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, बट जैसे हरीश राव आए, उन्होंने एक छोटी गेंद ट्राई करी तो एक उनको सिक्स लगा, देन अगले ओवर में एक बाउंड्री लगी एंड फिर वहां से विल यंग ने एक बड़ा 100 मारा। सेम लैथम को भी उन्होंने स्टार्टिंग में परेशान करा एक दो बाउंसर्स के साथ। बट एक अपील भी हुई थी जिसको थर्ड अंपायर ने डीआरएस लिया था पाकिस्तान ने, एंड वो टर्न डाउन कर दिया गया। तो वो तब उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, देन बाद में वो भी मार खाए। तो हरीश रौफ और शाहीन अफरीदी का फॉर्म में ना होना क्या पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कंसर्न है? जी बिल्कुल, हरीश रौफ का फॉर्म बहुत टाइम से कंसर्न रहा है पाकिस्तान के लिए। मुझे मतलब T20 वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम उन्होंने मेरे ख्याल से अच्छी बॉलिंग करी थी, उसके बाद से उन्होंने कुछ खास बॉलिंग नहीं करी है। आई गेस जब से वो और विराट सेम कोहली से वो छक्का खा गए तब से उनका फॉर्म चला गया है। मुझे लगता है बड़ा कंसर्न बाबर जी आजम की कह फॉर्म सकते है हैं। इस समय पाकिस्तान के लिए। अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो मैच में कुछ बनाया जा सकता है। नहीं, वो तो बाबर आजम का तो फॉर्म है, उनका लंबा टिकना पाकिस्तान के लिए खराब हो रहा है। पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग भी बहुत कंसर्न है, मिडिल ओवर्स और डेथ बॉलिंग गोज विद हरीश रौफ। आज आज बॉल उन्हें बहुत रन चाहिए। रिवर्स हुआ था। कल हमने अपने प्री मैच शो में ही बोला था कि बॉल रिवर्स करेगा तो पाकिस्तान को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि वो बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि टॉम लैथम उनको बार बार रिवर्स और स्कूप बहुत ज्यादा मारा, तो कि इसी चक्कर में। कि हाँ, ग्लेन फिलिप्स को बहुत उसका फायदा मिला जो उन्होंने रिवर्स स्विंग करी आखिरी में। हम्म। तो आप हरीश राव के फॉर्म के बारे में बता रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान, या फिर वो चेंज कर सकते हैं? उनके पास हसनैन बैठे हुए, फहीम अशरफ बैठे हुए हैं डगआउट में। जी, वो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के साथ गए हैं अभी। अगर एक दो मैचेस में उनका फॉर्म ऐसा ही दिखता है तो फिर मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल चेंज कर बट देना उनका चाहिए। अगला डू और डाई मैच है, वो अगले मैच के लिए वेट नहीं कर सकते, एंड दैट अगेंस्ट इंडिया। तो लेकिन वो मुझे आपको लगता है इतने बड़े कि मैच में एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 320 रन अगर आज लग भी गया था तो इतना ज्यादा कंसर्न होना नहीं चाहिए था, इजीली चेजेबल होना चाहिए था। उन्हें एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की जरूरत थी बस। अगर वहीं 10 ओवर में 60 रन लगे होते बिना विकेट के नुकसान के या एक विकेट के नुकसान पे, तो चीजें बदल सकती थी। जिस तरह की हमने बैटिंग देखी नीचे, तो मेरे ख्याल से कंसर्न बॉलिंग में इतना नहीं है। उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग करी, मैं कहूंगा एक डिसेंट टोटल तक रोका। बहुत ज्यादा नहीं था वो टोटल उस पिच के हिसाब से। मेरे हिसाब से वो चेजेबल था। इंडिया जैसी टीम होती तो उसको बहुत आसानी से चेस कर सकती थी। मेरे ख्याल से 4-5 ओवर पहले ही मैच खत्म कर देते भारतीय टीम अगर बैटिंग कर रही होती उसी पिच पे। तो कंसर्न्स अभी जो आज के मैच में दिखे हैं वो क्लियरली बैटिंग में दिखे हैं। तो मेरे ख्याल से वो बैक कर सकते हैं अपनी बैटिंग। मोहम्मद रिजवान एक अच्छे बैट्समैन है, आज वो काफी ऊपर आए बैटिंग करने, जहाँ पे उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे वहां से पुल करें गेम को। तो मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में अगर बैटिंग करेंगे रिजवान तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मेरे ख्याल से ज्यादा डिपेंडेंट टीम इस समय फकर जमान, जो कि आज चोटिल दिखे, पता नहीं अगला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगी फकर जमान, मोहम्मद रिजवान और नीचे कोई एक ऑलराउंडर को टेक डाउन करना पड़ेगा एक क्विक 50 से। तो अगर ये तीन चीजें आती है तो पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रांग हो सकती है। अहमद शहजाद जो कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी, उन्होंने ब्रेन डेड बैटिंग बोली है बाय बाबर आजम। तो इसमें क्या आप लोगों का ख्याल है? कि उनके या हमारे बोलने से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट को देखना है कि उन्हें किन खिलाड़ियों के साथ जाना है। जी, हम अक्सर कहते हैं, जब आपने भारत में देखा होगा विराट कोहली जब जल्दी आउट होते हैं तो बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है पूरे देश में। रोहित शर्मा जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो भी काफी हंगामा होता है। लेकिन हमने वही देखा कि हमारे खिलाड़ी काम करते हैं, और हमने ये भी देखा कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को बाहर बिठाया गया टेस्ट टीम से हाँ। डिस्पाइट बीइंग कैप्टन। सो ये जो चीज है ये पाकिस्तान को भी दिखानी पड़ेगी। आप चाहे जितने बड़े खिलाड़ी हों, अगर आप टीम की जीत में सहयोग नहीं दे पा रहे हैं तो आप टीम के काबिल नहीं है। कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने बहुत जरूरी है।
अब बाबर आजम कैप्टन नहीं है, मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, बट स्टिल इफ यू वांट टू विन फॉर योर नेशन देन यू नीड टू टेक दीस टाइप ऑफ डिसीजंस। बट उनके पास कोई डगआउट में ऐसा बैट्समैन है भी नहीं कि वो आप मौके नहीं देंगे तो कोई ऐसा बैट्समैन बनेगा भी नहीं। देखिए, ये है। फकर जमान ने भी जब शुरुआत करी थी चैंपियंस ट्रॉफी से ही करी थी। और इवन इवन पहला मैच वो इंडिया के अगेंस्ट वाला जो था वो नहीं खेले थे, वो सेकंड मैच से ही आए थे फकर जमान। और आपने फाइनल्स में देखा, माना कि वो नो बॉल हो गई थी जसप्रीत बुमराह वाली, जिस पर उन्होंने उन्हें आउट किया था, बट स्टिल आफ्टर दैट जो उन्होंने अपने मेरिट पे खेला और जिस तरह उनकी पारी भारतीय टीम पे भारी पड़ी, तो खिलाड़ी बनाने से बनते हैं। तो आपको बनाने पड़ेंगे, मौके देने पड़ेंगे खिलाड़ियों को। शिखर, कुछ चेंजेस पाकिस्तान के नेक्स्ट मैच के लिए? नेक्स्ट मैच के लिए मेरे ख्याल से कोई चेंजेस तो वो लोग अभी नहीं कर सकते हैं। मेनली उन लोग को अपनी टॉप ऑर्डर को बैटिंग इंटेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उनके टॉप फोर को लगता है कि नीचे बहुत बड़े फिनिशर्स बैठे हुए हैं, वो लोग इतना ऊपर से धीरे खेल के चले जाते हैं। पर उन्हें समझना होगा कि नीचे भी बैटिंग, आज उनकी बैटिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर वो भी इतनी अभी एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें ऊपर टॉप फोर को भी थोड़े इंटेंट के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी कि नंबर 5 और नंबर 6 के बैटर उसके बाद आके अच्छे तरीके से रन बना सके आगे। थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में। पाकिस्तान के लिए कुछ हाँ हाँ, बोल। पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव चाहिए तो उन्हें एक आईसीसी को लेटर लिखना चाहिए फिक्सचर में चेंज के लिए, कि इंडिया से पहले वो बांग्लादेश के खिलाफ खेले और वहां से कुछ कॉन्फिडेंस लेके जाए, अगर वहां से जीत पाए तो। क्योंकि जिस प्रकार से आज हारे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अब अगर इंडिया से जाएंगे और वहां भी इससे बुरा हाल होता है तो मेरे ख्याल से वो बांग्लादेश से भी मैच हार सकते हैं फिर तीसरा अपना। इंडिया से हार गया तब तो ऑलरेडी बाहर होंगे। एंड बाहर हो गए हैं, लेकिन जो उनका हाल होगा कि आज भी उनकी जिस तरह धुनाई हुई है, और फिर जो इंडिया के खिलाफ जो कि पॉसिबल लग रहा है कि इससे भी बुरा हाल होना चाहिए उनका, जिस तरह की बैटिंग न्यूजीलैंड ने करी उससे अच्छी हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया से करनी। तो मुझे लगता है अगर ऐसे ही रहा तो 350 का टोटल तो बनना चाहिए, अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है। अमन, न्यूजीलैंड की अगर कुछ बात करते हैं तो क्या लगता है न्यूजीलैंड के लिए सब कुछ सही गया इस मैच में? सारे पॉजिटिव है कि कुछ निगेटिव है उनके लिए भी? नहीं, सारे पॉजिटिव्स ही कहेंगे। आज अर्ली और विकेट्स भी गिरे, फिर उसके बाद भी उनके मिडिल ऑर्डर ने दिखाया कि किस तरह से वो इनिंग्स को संभाल सकते हैं। और फिर उन्होंने बॉलिंग में भी जिस तरह से मैट हिंदी ने बॉल किया, विलियम ब्रूक ने बॉल किया, और उनके स्पिनर्स ने जिस तरह से कराची की डेड विकेट पे स्पिन को एक्सट्रैक्ट किया बाय बॉलिंग स्लो इन द एयर, तो उन्होंने दिखाया कि उनके पास एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक भी है, बैटिंग अटैक भी है, फील्डिंग से दे आर ऑलवेज 10 to 20 रन अहेड ऑफ द अदर टीम्स। सो न्यूजीलैंड हमेशा ही एक कंप्लीट पैकेज के साथ आते हैं, और इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने दिखाया है कि वो क्यों हमेशा अपनी प्रिपरेशन को बैक करते हैं, और इस बार भी वो हर बार की तरह कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है। तो सभी लोग मेरे से शायद सहमत होंगे कि न्यूजीलैंड एक हमें सेमीफाइनलिस्ट मिल चुका है अपना। जी। जी हाँ, ग्रुप फिलहाल इस ग्रुप से तो यही लग रहा है कि न्यूजीलैंड और भारत ही क्वालिफाई करेंगे। पर देखते हैं, पाकिस्तान के साथ अक्सर कुदरत का निज़ाम बहुत अच्छे खेल खेल देता है, तो अब कुछ देखना पड़ेगा वो। कुदरत। इस बार थोड़ा उल्टा पड़ सकता है शायद। जिस उनका मार जो मैच है उनका, उस दिन शायद बारिश की प्रोडिक्शन है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जो 25 को है आई गेस, फेब को जो है, तो उसमें 75% रेन 25th प्रिडिक्टेड है। को है कि 27th को, आई गेस? जिस भी दिन है तो 75% चांस है बारिश के रावलपिंडी में। तो आई गेस पाकिस्तान तो मुझे अब। नहीं लगता वहां तक बात जाएगी। आई थिंक 23 तारीख को मैटर क्लोज हो जाएगा, मुझे ऐसा काफी हद तक लगता है, जिस तरह से इंडिया खेलती है। और तो इंडिया तो चाहेगी कि मुझे बाबर लगता है, आजम 40 ओवर खेल ले जैसे आज खेल रहे थे। जी हार्दिक पांड्या ने 2023 में कहा था कि जब बाबर रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो हम काफी कंफर्टेबल थे जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि वो रन्स बनाने को नहीं देख रहे थे लास्ट टाइम भी। सो पाकिस्तान का क्रिकेट काफी इन्फ्लुएंस लगता है इंडिया से, उन जिस तरह इंडिया से स्टार निकलते हैं, अगर आप देखें बड़े बड़े स्टार्स निकलते हैं, विराट कोहली आज इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है पाकिस्तान पे। उन्हें भी लगता है कि हमारा बाबर आजम भी उसी तरह से जी, एक आज ही रैंकिंग हीरो में स्टार शुभमन गिल बने। नंबर 1 हुए, तो ऐसा तो नहीं शायद बाबर आजम सोच रहे हो 50 रन बन जाए वो वापस नंबर 1 आ जाए। जी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी बाबर आजम को पता है कि हमारी टीम ट्रॉफी तो नहीं उठा सकती। और जहां तक है मुझे लग रहा था उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप भी कर दिया आज के मैच में कि हमारी टीम शायद लड़ भी पाए। लेकिन जिस तरह सलमान ने बैटिंग करी तो शायद उनके बाद उन्हें लगा कि अब
अब तो शायद मेरे ऊपर ही सारा आरोप आएगा, तो थोड़े रन्स बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। जी एक्चुअली अगर आज बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते तो उन पे उतनी आलोचना न होती, क्योंकि आप शॉर्ट करने पे आउट हो गए, आपका 6 रन पर ओवर से आप चेस कर रहे थे, तो वो उतना ना होता। बट उन्होंने जो आज बहुत ही केयरफुली इनिंग खेली है, बहुत जो जो जी, उनपे एक्सक्यूज भी होता है कि ओपनिंग उनको सूट नहीं कर रहा है। अभी तो यार 90 बॉलें खेलने के बाद अगर 60 रन बनाएंगे जी, तो जिस फिर। तरह के आप बल्लेबाज हैं, जिस तरह की पाकिस्तान आपको देखता है कि आप लीड करें, आप उनके मेन बैट्समैन हैं, तो मुझे लगता है चाहे वो जल्दी आउट हो जाते, चाहे वो आज उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, हम्म। तो ब्लेम उन्हीं पे जाना चाहिए। अब चाहे भारत अगर कोई मैच हारता है तो हम सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली पे ब्लेम डालेंगे, क्योंकि ये हमारे सीनियर मोस्ट एंड बेस्ट बैट्समैन हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। तो उसी तरह पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो बाबर आजम उन खिलाड़ियों में से एक है जिन पे सारा दारो मदार रहता है। तो एक तो होता कि वो जल्दी आउट हो जाते, लेकिन कोशिश करते तो कहा जा सकता था एक अनलकी डिसमिसल या कुछ हो गया, कोशिश करते करते आउट हो गए, एक बड़ा टोटल था। पर जिस तरह उन्होंने आज सेल्फिश इनिंग खेली है, तो फिर तो ये क्लियर दर्शाता है कि इंटेंशन ही नहीं है उनकी, उनका सिर्फ मकसद है कि वो पाकिस्तान के फ्रंट फेस बने रहे, आईसीसी की अच्छी रैंकिंग्स में रहे, ताकि उनके नंबर पे कोई कुछ बोल ना सके। ये कोई पहली बार नहीं कि पाकिस्तान की बैटिंग पे क्वेश्चन आया। अगर हमें याद हो 2011 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो मोहाली में खेला था, उनको जीतना चाहिए था, बट उनकी बैटिंग ने उनको लेट डाउन करा था। फिर 2015 जी, का वर्ल्ड कप देखा। ये आखिरी बार भी नहीं है जब आप ऐसा देखेंगे। हाँ, वो जी, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा 2024 में भी उनको सिर्फ 120 रन ही बनाने थे भारत के अगेंस्ट 120 बॉलों पे, तब भी उन्होंने। और वो है। 18 ओवर तक मैच जीते जीते 20 ओवर तक मैच हार गए थे। आई गेस मैं 20-22 सालों से क्रिकेट देख रहा हूँ, तब से उन्होंने मुझे एक ही मैच याद आता है जो एक बार दुबई में उन्होंने 10 विकेट से जीता था। उसके अलावा उनकी बैटिंग कभी चली ही नहीं है इंडिया के खिलाफ, या फिर कोई बड़ी स्टेज में। तो वो क्या दुबई वाला टूर्नामेंट हम हटा दें, क्योंकि वहां पे अक्सर अक्सर क्या, जो टीम बाद में बैटिंग कर रही थी वही जीत रही थी हाँ उस मैदान पे, वही। हाँ। सभी मैचेस में हमने देखा। तो वो एक तो एक्सेप्शन में हम डाल सकते हैं। तो बट प्रॉब्लम उसके कहाँ पे आ रही अलावा है? तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? लाइक उनके बैट्समैन रन नहीं बना पाए। पिछले 1 साल 2 साल की बात नहीं है, पिछले 20 सालों की बात है कि वो कोलैप्स कर जाते हैं, या फिर बीच के ओवर में रन ही नहीं बना पाते, चौक हो जाते हैं। एंड या फिर वो फिनिश कर पाते हैं, जब उनका बीच का ओवर सही जाता है तो फिनिश नहीं कर पाते। सो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उनका डोमेस्टिक सर्किट में ये प्रॉब्लम है कि लाइक प्लेयर्स का स्किल लेवल का है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मानते हैं कि हम तो एंड में कर देंगे, या फिर हम तो ये चेस कर ही देंगे, एंड फिर वहां पे उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको डाउन कर देता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? क्योंकि 1-2 साल की बात नहीं है, लास्ट 20-22 ईयर से ये हो रहा है। कि मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली मौके नहीं मिल रहे। कुछ प्लेयर्स को, एक दो प्लेयर्स को अगर छोड़ दे तो वो काफी चेंजेस करते रहते हैं। साउथ शकील, तैयब तैयर, कामरान गुलाम आते हैं, कभी कोई दूसरा बैट्समैन आ जाते हैं, इफ्तिकार कभी आ जाते हैं। इससे पहले हमने देखा इमाद वसीम खेल रहे थे, शदाब खेल रहे थे। और लास्ट 23 वर्ल्ड कप की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक थे, इमाम उलग थे। तो प्लेयर्स ऊपर नीचे इनके होते रहते हैं, तो कभी भी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। हमेशा प्लेयर अपनी जगह बनाने के लिए खेलते रहते हैं, सोचते हैं मेरे 40-50 रन बन जाए, मेरी जगह सिक्योर हो जाए, रन रेट कोई और ऊपर कर लेगा। इसलिए जब भी बैट्समैन बैटिंग करने आते हैं तो हमेशा एक प्लेयर को अपनी बैटिंग की, अपने रन्स की फिक्र रहती है। अगर सिर्फ पाकिस्तान में बात करें तो जिस तरह से फकर जमान बैटिंग करते हैं, एक वही बैट्समैन है जो सेल्फलेस बैटिंग करते हैं। और इससे पहले T20 में हमने देखा है कि सायम अयूब और मोहम्मद हारिस थे जो अच्छे स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने उन दोनों को भी बीच में ड्रॉप कर दिया था। आई गेस फिर उन्होंने इफ्तिकार भी सही। उस तरीके के प्लेयर थे जो सेल्फलेस करते थे, बट जी जी। उनको भी लॉन्ग रन नहीं जी, दिया गया। लेकिन उनको उतना मौका मिला नहीं। सैम अयूब को इन्होंने मौका दिया तो जिसका रिजल्ट हम देख रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के पहले। इवन 8-10 फेलियर्स के बाद भी उन्होंने उसको बैक किया, तो वो एक उनको प्लेयर मिला जो 100-120 के स्ट्राइक रेट में बैटिंग कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेट इंजरी हो गई। तो उस तरह से इन्होंने मिडिल ऑर्डर में बाबर रिजवान के को छोड़ के किसी को मौके दिए नहीं उतने, जिसकी वजह से प्लेयर्स हमेशा इनसिक्योर रहते हैं अपनी चांस के, अपनी अपने आप को पहले फिक्स करने के लिए हमेशा थोड़ा स्लो खेल जाते हैं, मुझे लगता है। कि जब आपका लीडर ही ऐसी बैटिंग करेगा, उसको ही ये डर रहता है कि उसके रन नहीं बन रहे हैं। जी मुझे तो लगा आज काफी वो सिर्फ और सिर्फ अपने 50 रन के पीछे काफी ज्यादा थे। मुझे लगता है अगर वो इंटेंट सलमान नहीं दिखाते तो शायद वो 100 तक भी खेल जाते। 130-40 गेंद लेके वो अपना 100 भी बना सकते थे आज। लेकिन जब उनको लगा कि बाकी टीम इंटेंट दिखा रही है, अब सब मेरे ही सर पे फटने वाला है, तब फिर उन्होंने कहीं थोड़ी सी अर्जेंसी दिखाई और शॉट मारते मारते वो आउट हो गए। जी बिल्कुल। आई गेस तो हमारा जब ये आपके मेन
बैट्समैन ही इस तरह से खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया खिलाड़ी आके इतना रिस्क लेगा कि वो अपना करियर खराब कर ले सिर्फ अपने देश को जिताने के लिए। बहुत तो छोटी सी चीज लगती है उनके लिए देश जिताना, और वो उनके लिए पर्सनल करियर माइलस्टोन ज्यादा अच्छा लगता है उन्हें कि पर मेरे ये 50 सवाल लगे, मेरे 100 लगे और मेरी रैंकिंग अच्छी बट होगी। इसमें फॉलो अप क्वेश्चन रहेगा, जब वो पीएसएल में खेलते हैं तो वो थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं। हमने पीएसएल में देखा है वो आए दिन शतक मारते रहते हैं। बट वही वो इंटरनेशनल में होता है तो वो बहुत सेल्फिश होता है। आई नो पीएसएल में वो स्किल्स लेवल नहीं होगा बॉलर्स का, पर फिर भी पीएसएल में कुछ इंटरनेशनल बॉलर्स भी खेलते हैं, तो वहाँ पे रिजवान का भी आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो करियर स्ट्राइक रेट से बढ़ के, लाइक करियर स्ट्राइक रेट 128 का, तो वहाँ पे 140 142 जाता है। सेम बाबर आजम एंड कुछ और भी प्लेयर्स है। तो वो पीएसएल की पारियों से आईसीसी रैंकिंग पे फर्क नहीं पड़ता है, शायद उसका प्रेशर नहीं रहता है उन पे, तो वो अच्छा खेल पाते हैं। जी, और रिजवान पे इतना हम अगर ना क्रिटिकल हो, क्योंकि उन्होंने फिर भी पाकिस्तान को कुछ मैचेस जिताए अभी। लास्ट मैच हाँ, भी लास्ट 350 सीरीज में। भी उन्होंने किया था। वर्ल्ड कप भी उनका एक श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत अच्छी सेंचुरी थी उनकी, जहाँ उन्होंने टू अराउंड 340 आई गेस चेस किए थे लास्ट वर्ल्ड कप में। सो रिजवान के वहां भी रन्स थे। बट बाबर आजम की बात करें तो उनके कभी भी कोई बड़े मैच में या बड़ी चेज में उस तरह से वो परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके, तो हम एंड की तरफ चलते हैं। एक फाइनल प्रोडिक्शन आप सबसे, क्या पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा है टॉप 4 के लिए? ऐश्वर्य, नो। शिखर, बिल्कुल नहीं। अंबर। सी अब तो बहुत मुश्किल हो गया। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है को कहूंगा तो उसका यही अर्थ है कि भारत क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि भारत ही क्वालिफाई करेगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से हटाया जाएगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता है? क्या कैप्टन मुझे चेंज? नहीं लगता कि हटाना चाहिए, बट क्या होगा ये उनका इंटरनल डिसीजंस है। हमने देखा है अक्सर लॉजिक्स काम नहीं करते उनके इंटरनल डिसीजंस में, तो कुछ कह नहीं सकते। शिखर, जी, मेरे ख्याल से हटाना नहीं चाहिए, पर हो सकता है हटा सकते हैं। पाकिस्तान मैनेजमेंट हटा सकती है। अंबर। ये मुझे नहीं लगता कि कैप्टनसी से उनको हटाया जाएगा या उनकी इतनी बड़ी फॉल्ट है। बट बेसिक्स पे उनको काम करना होगा। कुछ जो प्लेयर्स हैं जो सेल्फलेस क्रिकेट खेल सकते हैं, जैसे मोहम्मद हारिस है, सलीम अयूब है, इनको थोड़ा और मौके देने होंगे। और फोकस बाबर, रिजवान, शाहीन से शिफ्ट करना होगा। बाबर उनके बेस्ट बैट्समैन नहीं है, मुझे लगता है फकर उनके बेस्ट बैट्समैन और शाहीन उनके बेस्ट बॉलर नहीं है, नसीम उनके बेस्ट बॉलर है। बट वो हमेशा ही इस तरह से उनकी फैंस को, उनके क्राउड को हमेशा ऐसा लगता है कि बाबर बेस्ट बैट्समैन है और शाहीन बेस्ट बॉलर है। तो फोकस इनसे शिफ्ट करके उनको नए यंगस्टर्स को मौका देना होगा और एक नया कोर बनाना होगा। सही बात है। सो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।